अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है व्हाई रामानुजन मैथ इज स्टिल अ मिस्ट्री। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो से चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो किया चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तमिलनाडु के कुंभकोणम इलाके में एक छोटे से कमरे में एक लड़का सो नहीं पा रहा है। जब फाइनली उसको आंख लगती है तो उसके सपने में नमगिरी माता आती है। वो माता जिनकी पूजा हर दिन लड़के की माँ करती है। देवी माँ लड़के से बात करती है एक अजीब भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा। देर रात लड़का सडनली उठता है, अपनी स्लेट निकालता है और लिखने लग जाता है। ये छोटा सा लड़का ऐसी इक्वेशंस लिख रहा है जिनको कई लोग समझ भी नहीं सकते। लड़का ये किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये फॉर्मूलाज आ कहाँ से रहे। वो मानता है कि देवी माँ खुद उसको ये फॉर्मूलाज बताए और इसी विश्वास के साथ ये छोटा सा लड़का तमिलनाडु में अपने कमरे से दुनिया की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटी में कदम रखता है। लड़के का नाम है श्रीनिवास रामानुजन। इस लड़के की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर फिर भी वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस बनता है। आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन के साथ उसका नाम लंदन की रॉयल सोसाइटी में शामिल किया जाता है। पर ये होता कैसे? दिस इज द स्टोरी ऑफ रामानुजन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। अब आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट आवर टुडेज स्पॉन्सर दैट प्रॉमिसेस टू मेक योर राइटिंग बेटर। कई बार आप राइटिंग करना चाहते हो, आपके दिमाग में कुछ है पर आप उसको लिख नहीं पाते। ऐसी प्रॉब्लम में क्विलबॉट आपकी मदद करेगी। ये एक AI राइटिंग टूल है जो आपकी लाइंस को शार्पर, स्मूदर और ग्रामेटिकली करेक्ट बनाता है। जैसे मान लो कि आप किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए कवर लेटर लिख रहे हो, क्विलबॉट आपकी मदद करता है ताकि आप अपनी लाइंस को रीफ्रेज कर पाओ, टोन और फ्लो बेहतर कर पाओ, ताकि इम्पैक्ट ज्यादा हो आपकी राइटिंग। तो बेसिकली जो राइटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर क्विलबॉट फोकस करता है ताकि आप बस कंटेंट पर ध्यान दें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट। अब आते हैं वीडियो पर वापस। रामानुजन इज ए जीनियस और इस जीनियस की कहानी स्टार्ट होती है कावेरी नदी के पास एक बहुत छोटे से शहर में। साल है 1887। 19 साल की कोमल तमल मंदिरों में गाना गाती है। उनके पति साड़ी की दुकान में क्लर्क का काम करते हैं और उनको महीने के 20 रुपए मिलते हैं। 22 दिसंबर 1887 को उनका बेटा पैदा होता है। जब रामानुजन 2 साल के होते हैं उनको स्मॉल पॉक्स हो जाता है। माँ कई प्रार्थना करती है और अपने बच्चे को नीम और हल्दी के पानी से साफ करती है ताकि वो ठीक हो जाए। रामानुजन तो बच जाते हैं, पर उनके 3 भाई बहन की ऐसी किस्मत नहीं है। उनका एक भाई बस 3 महीने की उम्र में मर जाता है, बहन अगले साल और एक दूसरा भाई अपने पहले साल में। बस 2 और भाई मेडिकल दिक्कतों से बच जाते हैं और जिंदगी में रामानुजन का साथ देते हैं। रामानुजन एक छोटे से घर में बड़े होते हैं, उसी मंदिर के पास जहाँ उनकी माँ भजन गाती है। परिवार गरीब है, पर माँ के काम की वजह से उनको आदर मिलता है। अपनी स्कूलिंग रामानुजन करते हैं गांव के एक प्राइमरी स्कूल में, जहां वो इंग्लिश, तमिल और मैथ सीखते हैं। छोटी सी उम्र में ही रामानुजन एक आदत डाल देते सवाल पूछने की। दुनिया में पहला आदमी कौन था? बादलों के बीच में डिस्टेंस कितना है? जब टीचर उनके सवालों के आंसर्स नहीं दे पाती तो रामानुजन स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं। उनके परिवार को एक कांस्टेबल को बुलाना पड़ता है जो रामानुजन को खींच के स्कूल लेकर जाते हैं। 10 साल की उम्र में फिर वो टाउन हाई स्कूल जाने लग जाते हैं, जहाँ उनकी मैथमेटिक्स की सुपर पावर क्लियर होती है। अब जहाँ स्कूल में वो मैथ सीख रहे हैं, घर में वो रामायण और महाभारत के बारे में सीखते हैं अपनी माँ से। उनकी माँ मानती है कि रामानुजन का दिमाग देवी नमगरी की देन है। देवी माँ उनके सपनों में आती है और रामानुजन को गाइड करती है। 13 साल की उम्र तक रामानुजन अपनी पूरी क्लास से आगे हैं। वो ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करते हैं और सारे रिजल्ट्स अपनी नोटबुक में लिखने लग जाते हैं। वो और दूसरे बड़े स्टूडेंट से उनकी बुक्स बोरो करते हैं और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को खुद ही सीख लेते हैं। 1903 में वो एक किताब डिस्कवर करते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देती है, A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics। ऐसी किताब रामानुजन ने कभी पढ़ी नहीं। इस किताब में 5000 थ्योरम्स हैं पर कोई प्रूफ नहीं है, जिसका मतलब है कि रामानुजन को एक चैलेंज मिल जाता है ये सारे थ्योरम्स और फॉर्मूलाज को प्रूव करने का। ये किताब उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाती है। वो एक रिजल्ट प्रूव करते हैं, अपनी किताब में नोट डाउन करते हैं और फिर अगले फॉर्मूला या फिर थ्योरम पर फोकस करते हैं। उनके एक दोस्त नेविल बताते हैं कि एक फॉर्मूला को प्रूव करते करते उनको दूसरे फॉर्मूलाज दिख जाते हैं जिनको वो सारे एक नोटबुक में कंपाइल करते हैं। 1 साल के अंदर ही उनकी नोटबुक भर चुकी है और उनको एक इनाम मिलता है। In 1904, at the age of 16, based on his outstanding performance in school, Ramanujan won a scholarship to the government college in Kumbakonam. उनको एक प्रोफेसर PV सेशु अय्यर
उनको कई प्रॉब्लम्स देते हैं एकेडमिक जर्नल से और उनके काम को वो इंजीनियस और ओरिजिनल बताते हैं। पर सभी प्रोफेसर्स ऐसे नहीं होते। जैसे जब रामानुजन एक कैलकुलस की किताब बोरो करते हैं तो एक दूसरे प्रोफेसर गुस्से से लाल हो जाते हैं कि भाई तुम ऐसी किताब क्यों पढ़ रहे हो, ये तुम्हारे करिकुलम में भी नहीं है। रामानुजन को सबसे बड़ी दिक्कत आती है इंग्लिश में। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। उनके दोस्त रामानुजन के बारे में लिखते हैं कि कॉलेज को लगा कि ये स्टूडेंट मैथ्स के अलावा हर चीज को इग्नोर कर रहा है, इसीलिए उनकी स्कॉलरशिप छीन लेते हैं। हर टर्म के लिए 32 रुपए देने रामानुजन को, एक ऐसा अमाउंट जो उनका परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता। उनकी माँ प्रिंसिपल के पास जाती है हाथ जोड़ने के लिए, पर रूल्स आर रूल्स। रामानुजन कुछ महीने तो रुक जाते हैं पर वो खुश नहीं है। अगस्त 1905, 17 साल की उम्र में वो वाइजागपट्टनम भाग जाते हैं। इंग्लिश में फेल करने के बाद परिवार में पैसे की कमी और एक ऐसा लड़का जो बस मैथ्स पर ही ध्यान दे सकता है। इवेंचुअली रामानुजन वापस आ जाते हैं और इस बार वो पढ़ाई करते हैं मद्रास के पचैयप्पा कॉलेज में। अब इधर रामानुजन की प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है बल्कि फिजियोलॉजी है। उनको बोला जाता है एक जानवर को डाइसेक्ट करने को, पर वो वेजिटेरियन है, इसे वो ये चीज़ करना ही नहीं चाहते। डाइजेशन पर जब एक टेस्ट होता है तो एक सवाल के लिए वो जवाब लिखते हैं कि सर ये मेरा अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है आपके डाइजेशन चैप्टर के लिए। वो फिजियोलॉजी के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जबकि मैथ्स का एग्जाम वो आधे घंटे में ही कंप्लीट कर देते हैं। अगले साल वो फिजियोलॉजी का एग्जाम वापस देते हैं और वापस फेल हो जाते हैं। अगले साल वो वापस देते हैं और वापस फेल हो जाते हैं। डिस्पाइट दीज फेलियर्स जो दूसरे मैथमेटिशियंस हैं वो रामानुजन के टैलेंट को रिकग्नाइज करते हैं। एक सीनियर प्रोफेसर कई बार उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पैसे कमाने के लिए वो ट्यूशन देने लग जाते हैं, पर उससे भी काम नहीं होता। उनके एक स्टूडेंट बोलते हैं कि रामानुजन बस इन्फिनिटी के बारे में ही बात करते हैं। मैंने सोचा कि इस ट्यूशन से भला मेरे एग्जाम में मुझे क्या फायदा मिलेगा। ऐसे मोमेंट से हमें पता चलता है कि रामानुजन सोचते कैसे हैं। एक दोस्त के दिमाग में रैंडमली वो कई सवाल पूछते हैं कि ये दीवार कितनी लंबी है। नॉर्मल जिंदगी में भी वो बस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। मैथमेटिक्स के साथ रिलीजन भी उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। बचपन से वो सुनते आ रहे हैं कि कैसे देवी माँ की वजह से उनका दिमाग इतना तेज चलता है और वो ट्रूली ये चीज़ मानते हैं। देवी माँ पर भरोसा है, इसी वजह से शायद वो अगला साल जी पाते हैं। ये साल है जब वो एग्जाम्स में फेल हो गए, स्कॉलरशिप्स खो बैठे और उनके पास कोई डिग्री नहीं है। बस उनके पास नोटबुक्स हैं जिनमें कई ओरिजिनल आइडियाज हैं, फॉर्मूलाज और थ्योरीज जो किसी ने नहीं पढ़ी। अब कई इंस्टीट्यूशंस ने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए रामानुजन के लिए, पर मैथमेटिक्स ने नहीं। अगले साल 21 साल के रामानुजन को उनकी माँ बोलती है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। उनकी शादी अरेंज होती है एक 9 साल की लड़की जानकी से। परिवार गरीब है पर कुंडली और कास्ट दोनों ही मैच कर रही है। इससे जुलाई के महीने में शादी तय होती है। शादी के बाद जानकी अपने परिवार के साथ रहने लग जाती है और रामानुजन मद्रास जाते हैं काम ढूंढने के लिए। बिना किसी पगार के वो अपने दोस्त और मंदिर के पुजारियों की चैरिटी पर ही जी पाते हैं। अगले साल उनके टैलेंट की खबर वी रामास्वामी अय्यर तक पहुंचती है, एक डेप्यूटी कलेक्टर जो खुद मैथमेटिक्स से प्रेम करते हैं। रामानुजन उनसे मिलने जाते हैं। जब रामास्वामी अय्यर उनकी नोटबुक पढ़ते हैं तो उनको इमीडिएटली रियलाइज होता है कि इस बंदे में कुछ तो है। वो खुद ज्योमेट्री के एक एक्सपर्ट है, पर रामानुजन के फॉर्मूलाज उनको ढंग से समझ नहीं आते। वो रामानुजन क्यों कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं दूंगा, बल्कि मद्रास की मैथमेटिक्स सोसाइटी में कई लोगों से मिलवाऊंगा, जैसे आर रामचंद्र राव जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। रामानुजन एक सफ़ेद धोती में अपनी नोटबुक्स के साथ उनसे मिलने जाते हैं। रामास्वामी अय्यर की तरह रामचंद्र राव भी जब उनकी किताबें पढ़ते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, पर उनको ये एहसास ज़रूर होता है कि ये लड़का एक जीनियस है। उनसे वो पूछते हैं कि भाई तुम अपना गुजारा कैसे करते हो। रामानुजन ब्लंटली जवाब देते हैं, मैं गुजारा नहीं करता। इसके बाद रामचंद्र राव उनको एक मंथली अलाउंस देते हैं और ये बोलते हैं कि अपना काम ढंग से कॉपी कर लो ताकि वो कभी खोए ना। अब इस अलाउंस से रामानुजन की एक बड़ी टेंशन तो खत्म हो जाती है और वो काम पर वापस फोकस कर सकते हैं। 1911 में वो अपना पहला पेपर पब्लिश करते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज नंबर, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में। इस पेपर में बर्नौली नंबर्स के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी जाती है और 18 सेक्शंस हैं। फाइनली मैथमेटिशियंस के बीच रामानुजन को कुछ रिकग्निशन मिलता है। उस साल वो ऐसी पब्लिकेशंस जर्नल को भेजते रहते हैं और इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में वो सबसे क्रिटिकल कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं, पर अभी भी वो बेरोजगार ही हैं। रामचंद्र राव के इन्फ्लुएंस से वो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। वो चार्टेड अकाउंटेंट को एक लेटर में लिखते हैं कि जिंदगी में कई चैलेंजेस की वजह से उनको कॉलेज की डिग्री नहीं मिली,
पर वो अपना सारा समय मैथमेटिक्स पर ही बिताते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक प्रोफेसर उनके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं कि इस यंग आदमी की एक एक्सेप्शनल कैपेसिटी है। इस लेटर के चलते फाइनली उनको जॉब मिल जाती है महीने के 30 रुपए में। जानकी की भी अब उम्र 13 साल हो गई है, इससे वो रामानुजन के साथ शिफ्ट हो जाती है मद्रास में, जहाँ रामानुजन रात या दिन पूरी टाइम काम करते हैं। जानकी घर का काम समेटती है। जब वो उनसे पूछती कि तुम कर क्या रहे हो, तो वो बोलते मैं नंबर्स के बारे में सोच रहा हूँ। पोर्ट ट्रस्ट ज्वाइन करने के ही बाद मद्रास के एजुकेटेड सोसाइटी में रामानुजन मानो तहलका मचा देते हैं। अब रामानुजन की जिंदगी बहुत अलग है। उनके कई फैंस हैं, उनको रेगुलर तनख्वाह मिल रही है और उनके पास टाइम भी है मैथ्स के बारे में सोचने का। पर इंडिया के बाहर लोग उनके बारे में नहीं जानते। अगले साल तक अपने लंच ब्रेक के दौरान भी रामानुजन बस काम ही करते रहते हैं। पोर्ट ट्रस्ट में एक आदमी आर रामनाथन, जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में वेल कनेक्टेड है, वो रामानुजन को बोलते कि तुम्हें अपना काम इंडिया के बाहर भी शेयर करना चाहिए। रामानुजन बोलते कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो एस्टैब्लिश्ड स्कॉलर्स हैं वो मुझे कभी क्रेडिट देंगे ही नहीं। पर अल्टीमेटली उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। फाइनली 16 जनवरी 1913 को कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में इंग्लिश मैथमेटिशियन G.H. हार्डी और उनके कोलैबोरेटर J.E. लिटिलवुड को एक एनवेलप मिलता है इंडिया से। लेटर में ये लिखा गया है, I beg to introduce myself as a clerk in the Madras Port Trust. I am now about 25 years of age and striking out a new path for myself. I have made a special investigation of divergent series. The results are termed by the local mathematicians as startling. फिर आते हैं 11 पेज के फॉर्मूलाज, एलिप्टिक एंड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस, इन्फिनिट सीरीज, मॉड्यूलर एक्सप्रेशंस और पाई को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे वो पार्टीशंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। आप नंबर 5 ले लो। नंबर 5 को आप कितने वेज में एज अ सम एक्सप्रेस कर सकते हो, स्पेशली अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता। 5 को हम इन 7 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे नंबर बढ़ता है तो ये एक्सप्रेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे 5 को हम 7 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 7 को 15 तरीकों से, 10 को 42 और 200 को करीब 4 ट्रिलियन तरीकों से। रामानुजन अपने लेटर में इन्हीं पार्टीशंस के बारे में बात करते हैं कि हम कैसे एक बड़े नंबर को डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। अब अपने लेटर में रामानुजन इतनी इंसाइट्स और आइडियाज़ तो देते हैं, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेटर में वो बस रिजल्ट्स लिखते हैं। जबकि हार्डी और लिटिलवुड, जो अपने दौर के लीडिंग मैथमेटिशियंस हैं, वो अपने काम में एक्सप्लेनेशंस के बारे में माने जाते हैं। वो सबसे पहले सोचते हैं कि यार कोई ये हमारे साथ मजाक कर रहा होगा। पेजेस में कोई ऑर्डर नहीं है, कई नए सिंबल्स यूज़ करे गए हैं, जो रिजल्ट्स भी हैं वो बिना एक्सप्लेनेशन के दिए गए हैं। पर जैसे हार्डी इस लेटर को ढंग से पढ़ते हैं, उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। कई रिजल्ट्स फैमिलियर हैं, जबकि कई रिजल्ट्स पूरी तरह नए हैं। ऐसे रिजल्ट्स जिनके बारे में यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने सोचा भी नहीं है। हार्डी पूरी तरह सरप्राइज्ड है। कुछ ही दिन में हार्डी रामानुजन के लेटर को रिप्लाई करते हैं। I had never seen anything in the least like them before. A single look at them is enough to show that they could only be written down by a mathematician of the highest class. रामानुजन इसको पढ़ के बहुत खुश होते हैं और फिर अपने लेटर में लिखते हैं, I have found in you a friend who views my labors sympathetically. हार्डी और रामानुजन कई लेटर्स एक्सचेंज करते हैं और हार्डी मद्रास में अपने कई कोलीग्स को बोलते हैं कि प्लीज़ तुम एक बार रामानुजन से मिलो। इनमें से एक है E.H. नेविल, जो कैम्ब्रिज में एक लेक्चरर है और जो उस साल इंडिया जाने ही वाले होते हैं। हार्डी उनको बोलते हैं कि जब तुम इंडिया जा ही रहे हो, प्लीज़ रामानुजन से मिलकर आओ। जब नेविल मद्रास पहुंचते हैं, वो पोर्ट ट्रस्ट जाते हैं रामानुजन को ढूंढने के लिए। उनको बताया गया था कि एक्सेप्शनल मैथमेटिशियन के बारे में, पर रामानुजन में उनको एक बहुत सिंपल आदमी दिखता है जिसने एक वाइट धोती पहनी हुई है और मानो वो पेपर्स के बीच में छुपा हुआ है। रामानुजन बहुत हल्की आवाज़ में बोलता है, बहुत ही वेल मैनर्ड है, और जब अपने काम के बारे में वो बात करने लग जाता है, नेविल सरप्राइज्ड है कि उसके दिमाग में कितनी क्लैरिटी है। नेविल फिर हार्डी को लिखते हैं कि रामानुजन ऐसा सिंसियर और सिंगल माइंडेड आदमी है, एक ऐसा आदमी जिससे वो ज़िंदगी में नहीं मिले। नेविल हार्डी को बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह रामानुजन को कैम्ब्रिज लाना होगा। इसको सुनते ही हार्डी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ताकि रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ सके। इस चीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास हेल्प करती है। उनकी साल की 60 पाउंड रिसर्च स्कॉलरशिप उनको देती है ताकि रामानुजन बस मैथ्स पर फोकस कर सके। हार्डी फाइनली
रामानुजन के लिए एक इनविटेशन तैयार करते हैं ट्रिनिटी कॉलेज में। अब सब चीज़ें सेटअप है, पर एक प्रॉब्लम है, उनकी माँ। उनकी माँ मानती है कि जैसे ही रामानुजन ज़मीन को छोड़ेंगे और जहाज़ पर चढ़ेंगे, उनकी कास्ट का क्या होगा। याद रहे कि उस समय माना जाता था कि अगर ब्राह्मण समुंदर पर उतर रहे हैं तो उनकी कास्ट चली जाएगी। रामानुजन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी माँ की बात ना माने या फिर वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैशन त्याग दे। महीने बीत जाते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाते। फिर एक दिन फाइनली डिसीजन आता है। उनकी माँ बोलती है कि उनके सपने में देवी माँ आई और देवी माँ ने कहा कि तुम्हें अपने बेटे को जाने देना चाहिए। देवी माँ कहती हैं कि रामानुजन के काम की वजह से पूरे परिवार को बहुत सम्मान मिलेगा। और इसी आशीर्वाद के साथ 17 मार्च 1914 को रामानुजन मद्रास हार्बर में एक जहाज़ चढ़ते हैं अपनी नोटबुक्स, कुछ कपड़े और चावल के साथ, जो उनकी माँ और पत्नी ने उनके लिए पैक करे। वो मंदिर में प्रार्थना करते हैं और फिर देश छोड़कर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी बदल देती है। अपनी ट्रिप के बीच रामानुजन अपने दोस्त CV कृष्ण राव को लिखते हैं, Dear Mr. Krishna Rao, reached Suez this evening. For the first 3 days I was very uncomfortable and took very little food, and after that I have been all right. I shall write to you after I reach England and everything is definitely settled. इस लेटर से हमें रामानुजन की ह्यूमैनिटी के बारे में पता चलता है कि उनके अचीवमेंट्स के बावजूद वो बहुत एंग्शियस हैं एक ऐसे शहर में जाने के लिए इसके बारे में उनको जानकारी है ही नहीं। वो डीपली रिलीजियस हैं जो मीट और अंडों को टच तक नहीं करते, इसलिए वो नर्वस है कि मैं खाऊंगा क्या। अब उनकी माँ और पत्नी ने घी और चावल तो पैक कर दिया, पर ये कितने टाइम चलेगा। फाइनली 14 अप्रैल 1914 वो साउथहैम्पटन पहुँचते हैं। वो बस 50 किलोमीटर दूर है कैम्ब्रिज से, पर मद्रास से हज़ारों किलोमीटर दूर। और उनको रियलाइज़ होता है कि ये दुनिया उनके घर की दुनिया से कितनी अलग है। वो डॉक पर G.H. हार्डी से मिलते हैं, वही आदमी जिसके लेटर ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। अब हार्डी के कई ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, पर कोई भी रामानुजन की तरह नहीं है। रामानुजन पोलाइट है, एंग्शियस है और इंग्लैंड की ज़िंदगी के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। हार्डी रामानुजन के बारे में लिखते हैं कि वो एक शाय आदमी है, मानो एक स्कूल बॉय की तरह, पर उनकी आंखों में एक चमक है मानो एक ऐसी आदमी की जिसने इन्फिनिटी देखी हो। लंदन पहुंचते ही रामानुजन अपने दोस्त कृष्ण राव को वापस एक लेटर लिखते हैं। My dear Krishna Rao, please excuse me for the long delay in writing to you. Now I am somewhat accustomed to the living here. Till now I did not feel comfortable and I would often think, why had I come here? It is due to the difficulty of getting proper food. Had it not been for the good milk and fruits here, I would have suffered more. कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में रामानुजन को एक कमरा मिलता है जहाँ एक फायर प्लेस है, छोटा सा बिस्तर और एक खिड़की। पर इतनी सर्दी में ना रामानुजन को ब्लैंकेट्स यूज़ करनी आती और ना फायर प्लेस यूज़ करनी। एक बंगाली स्टूडेंट जब उनके कमरे में जानते तो वो देखते हैं कि रामानुजन के पास इतनी सारी ब्लैंकेट्स थी, पर उसको कोई आइडिया नहीं था कि इनको यूज़ कैसे करना है। अब डेली लाइफ के चैलेंजेस तो एक तरफ है, पर दूसरी तरफ रामानुजन बहुत खुश हैं क्योंकि वो फाइनली मैथ्स सीख सकते हैं। उनको कोई क्लरिकल काम नहीं करना और रेगुलरली उनको स्कॉलरशिप से पैसा भी मिल रहा है। इसके साथ उनको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की फुल एक्सेस मिल गई है। इसका मतलब है कि रामानुजन पूरे दिन पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं और काम कर सकते हैं। हर सुबह हार्डी और रामानुजन मिलते और हार्डी बोलते कि रामानुजन के साथ काम करना was the most singularly happy collaboration of my life. रामानुजन कई पेपर के पेजेस भर देते इक्वेशंस के साथ और फिर हार्डी उनसे प्रूफ्स, आइडेंटिटीज और एक्सप्लेनेशंस के बारे में पूछते। दिस पार्टनरशिप वाज मेड इन हेवन, क्योंकि एक तरफ रामानुजन इंट्यूटिव है जबकि दूसरी तरफ हार्डी यूरोपियन ट्रेडिशन से ट्रेंड है जहाँ प्रूफ्स और प्रिसिशन की डिमांड करी जाती है। इससे जहाँ रामानुजन बस रिजल्ट लिखते, हार्डी रिजल्ट्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पर फोकस करते। एक बार हार्डी ने पूछा कि भाई तुम रिजल्ट तक पहुंचते कैसे हो बिना किसी एक्सप्लेनेशन लिखकर। तो रामानुजन बोलते हैं कि फॉर्मूलाज मुझे अपने सपने में आते हैं, देवी माँ मुझे बताती है। हार्डी रामानुजन की प्रोडक्टिविटी के बारे में जानकर कितने सरप्राइज थे। पहले साल में इन दोनों आदमियों ने कई पेपर्स पब्लिश करे
जिन्होंने नंबर थ्योरी को चेंज कर दिया। उनकी वन ऑफ द अर्लीस्ट कोलैबोरेशन थी पार्टीशन फंक्शन पर, वही टॉपिक जिसके बारे में रामानुजन ने अपने पहले लेटर में लिखा। उनका जो कंबाइंड रिजल्ट है हार्डी रामानुजन फॉर्मूला, वो आज भी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स माना जाता है मैथमेटिक्स में। जैसे इफ़ यू वांट टू नो कि जो नंबर 100 है वो कितनी तरह लिखा जा सकता है एज अ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका आंसर 19 करोड़ से ज़्यादा है। अब इस फॉर्मूला से पहले 19 करोड़ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, पर रामानुजन और हार्डी के फॉर्मूला ने इस चीज़ को कैलकुलेट करना बहुत आसान बना दिया। हार्डी खुद लिखते कि कई बार वो रामानुजन की एबिलिटी को ग्रास्प भी नहीं कर पाए। His mind was a repository of formulas, most of them new and quite a number of them true. पर मैथमेटिक्स के अलावा कैम्ब्रिज इतना आसान नहीं था रामानुजन के लिए। उनकी डाइट स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थी, जबकि अभी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है। जिसका मतलब है कि पूरे देश में वेजिटेरियन खाना तो छोड़ो, खाना ही इतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए रामानुजन को खुद खाना बनाना पड़ता, मेनली दाल और चावल। सर्दियों के महीने में रामानुजन लेदर के कपड़े या फिर जूते नहीं पहनते क्योंकि वो जानवरों से बनते हैं। जब हार्डी ने रामानुजन को बोला कि भाई तुम या तो खा लो या फिर एक डॉक्टर के पास चले जाओ, रामानुजन कहते कि मेरा शरीर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरा काम। क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही है इसलिए कैम्ब्रिज भी पूरा खाली है, ना कोई स्टूडेंट है और ना फैकल्टी। ट्रिनिटी कॉलेज की कोर्टयार्ड तो एक हॉस्पिटल में तब्दील कर दी गई है। रामानुजन पर बस अपने कमरे के अंदर रहते हैं, पर उनको इतना अकेलापन महसूस नहीं होता। वो अपने फ्रेंड को लिखते हैं कि जिस जगह मैं काम करता हूँ मानो वो देवी माँ का मंदिर है। 1914 और 1916 के बीच रामानुजन की प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड हो जाती है। वो 2 साल में 21 पेपर्स पब्लिश करते हैं, जिनके रिजल्ट्स की वजह से दूसरे मैथमेटिशियंस कई दशक बिजी रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज फिर उनको एक बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय रिसर्च अवार्ड करती है, एक ऐसी डिग्री जो उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन करी है। पर रामानुजन एक एक्सेप्शन है। तो वो आदमी जिसको इंडिया में कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री नहीं मिली क्योंकि वो फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे थे, उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय रिसर्च मिलती है। ये हार्डी के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। वो लेटर में लिखते हैं कि रामानुजन मेरी डिस्कवरी थी और मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ कि मेरा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है एक जीनियस को इस दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने का। जबकि रामानुजन का थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग है। वो अपने दोस्त को लिखते हैं कि मेरी तमन्ना है कि मैं भगवान और मैथ्स के करीब रहूं। एक ऐसा आदमी जो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क था, पूरी दुनिया में वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मैथमेटिशियंस माना जाता है। पर अगर हम मैथमेटिक्स को साइड में रख दें, इंग्लैंड में बादल छा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब कैम्ब्रिज के बहुत करीब है। रामानुजन अकेले अपने कमरे में काम करते हैं, पर क्लियरली वो बहुत कमज़ोर हो गए और रात भर खांसते हैं। अपने दोस्तों को वो बताते हैं अपने बुखार, कमज़ोरी और खाने की तड़प के बारे में। My dear Ramalingam, the whole of last night I had fever and my temperature this morning was about 102 degrees. The old cook has left this place the day before yesterday. The present cook spoiled all the appalappu by scorching some of them and leaving some raw. Yesterday I had no dinner at all. क्योंकि वो वेजिटेरियन है, इससे वो अपने धर्म के तो बहुत पास है, पर इंग्लैंड में वो इसी वजह से बहुत आइसोलेटेड भी फील करते हैं। 1916 और 1917 की सर्दी में वो डाइनिंग हॉल तक नहीं जाते, इसकी बजाय उनके दोस्त उनके खाने के लिए दूध और फ्रूट्स अरेंज करते हैं। भुखमरी भी सहलेंगे वो, पर मीट को हाथ नहीं लगाएंगे। हार्डी भी वर्ल्ड वॉर की ड्यूटी में बिजी हैं, इस वजह से रामानुजन को इतना टाइम नहीं दे पाते। हार्डी एक लेटर में अपने दोस्त को बताते हैं कि रामानुजन को इंग्लैंड की सर्दी के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी सर्दी अच्छे को तड़पा देती है। 1917 आते आते रामानुजन की हेल्थ मानो रॉक बॉटम है और हार्डी बहुत चिंता में। हार्डी अभी भी रामानुजन की नोटबुक्स और फॉर्मूला से बहुत इम्प्रेस्ड है, पर वो आदमी जो इस फॉर्मूलाज को लिख रहा है वो बहुत कमज़ोर है। हार्डी मानते हैं कि रामानुजन को कुछ भी हो सकता है और उनके जाने से पहले वो उनको कुछ रिकग्निशन देना चाहते हैं। इसलिए उनकी मदद से रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन रामानुजन को एक फेलो बनाती है। वो पहले इंडियन मैथमेटिशियन है जिनको ये ऑनर मिला है। अब उनको वही अवार्ड मिला है जो लेजेंड्स आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन को मिला था। दिस इज़ एन अनबिलीवेबल फीट, क्योंकि वो लड़का जो तमिलनाडु के एक बहुत छोटे से शहर से आया था और उसके पास कोई फॉर्मल डिग्री भी नहीं थी, उनको वही अवार्ड मिला है
जो आइजैक न्यूटन जैसे लोगों को मिला है। हार्डी इतने प्राउड है इस अवार्ड से मानो कि वो रामानुजन के एक पेरेंट है, जबकि रामानुजन बहुत ही हम्बल है। वो अपना सर झुकाते हैं और देवी माँ को थैंक करते हैं, पर अब उनका शरीर बहुत कमजोर है। कई बार रामानुजन जमीन पर घायल मिलते हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि उनको टीबी हो गया है, दूसरे लोग मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सच्चाई दोनों में। 1918 में उनको लंदन के पास एक अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल के बिस्तर में भी वो कई नोटबुक्स भरते रहते हैं फॉर्मूलाज से। कुछ फॉर्मूलाज इतने मिस्टीरियस हैं कि मैथमेटिशियन 100 साल बाद भी उनकी कहानी समझ रहे हैं। जब हार्डी रामानुजन से मिलने जाते हैं अस्पताल में तो उनका मूड वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। Ramanujan, I just took a taxi cab, number 1729. रामानुजन की आंखें चमक जाती हैं। It is the smallest number expressible as a sum of two cubes in two different ways. Guess which? हार्डी थोड़े कंफ्यूज्ड है और रामानुजन जो कमजोर जरूर हैं पर मुस्कुराते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि 1729 is equal to 10 cube plus 9 cube और 12 cube plus 1 cube. हार्डी इसको one of the most beautiful incidents of my life बुलाते हैं। बीमारी में भी रामानुजन की थिंकिंग बहुत क्लियर है। वो हार्डी और दूसरे मैथमेटिशियंस को लेटर्स लिखते रहते हैं और अपने रिजल्ट्स एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ रामानुजन का शरीर कमजोर हो रहा है उधर इंग्लैंड में सिचुएशन बदल रही है। नवंबर 1918 में अग्रीमेंट साइन होने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 इंग्लैंड में समाप्त हो जाती है। रामानुजन पर इतने कमजोर है कि वो खड़े भी नहीं हो पाते। खांसी में उनके शरीर से खून निकलता है और वो कोई भी दवाई लेने से मना कर देते हैं जो किसी जानवर के एक्सट्रैक्ट से बनी है। हार्डी के लिए देखना ये आसान नहीं है। वो रामानुजन के लिए दूध और फ्रूट अरेंज करते हैं, अपने दोस्तों से मदद मांगते हैं और चुपके से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए रामानुजन को पैसा भी भेजते हैं। पर ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है। एक दिन रामानुजन हार्डी को लेटर में लिखते हैं कि मेरा पर्पस तभी खत्म होगा जब मैं इंडिया वापस जाऊँ। मैं हर दिन मेरे घर के पास एक मंदिर के बारे में सपने देखता हूँ और उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। ये रामानुजन की ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर होगा। 1919 आते आते डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर रामानुजन इंग्लैंड में रहे तो उनका जल्द देहांत हो जाएगा। इसलिए हार्डी अथॉरिटीज़ को बोलते हैं कि रामानुजन को हमें इंडिया भेज देना चाहिए। जब उनकी रिटर्न फाइनलाइज हो जाती है तो हार्डी एक लेटर में लिखते हैं, He will return to India with a scientific standing and reputation such as no Indian has enjoyed before, and I am confident that India will regard him as the treasure he is. His natural simplicity and modesty has never been affected in the least by success. Indeed, all that is wanted is to get him to realize that he really is a success. फाइनली रामानुजन फरवरी 1919 को एक जहाज चढ़ते हैं। वो उस आदमी से बहुत अलग दिखते हैं जो 5 साल पहले इंग्लैंड आया था। मद्रास पहुंचते ही उनकी माँ और पत्नी उनका इंतज़ार कर रही। उनकी माँ उनको देखकर रोने लग जाती है, खुशी से नहीं बल्कि शौक से। एक हेल्दी 30 साल का बेटा जिसको मैंने भेजा था आज इतना कमज़ोर हो गया है। जानकी जो कुछ साल पहले बस एक बच्ची थी वो भी अपने पति को देखकर शॉक्ड है। Used to say, if you had come with me, I would not have fallen ill. It's because you didn't come that my health failed. पहुंचते ही रामानुजन को मद्रास के डॉक्टर्स परखते हैं। वो कहते हैं कि उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, जबकि दूसरे कहते हैं कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से उनको एक सिवियर विटामिन डेफिशिएंसी है। हफ्तों तक रामानुजन बिस्तर से निकल भी नहीं पाते, पर इस सिचुएशन में भी उनका दिमाग कमजोर नहीं हुआ। बिस्तर में पड़े हुए भी वो नोटबुक्स भर देते हैं। नोबेल लॉरिएट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एस चंद्रशेखर जो रामानुजन से इंस्पायर्ड हुए थे, वो मानते हैं कि रामानुजन को पता था कि उनका अंत आने वाला है। But in some strange way, Ramanujan must have felt that his life is coming to an end. Of course, this I am guessing, because the speed with which he did work during the past year, and which has been recorded in what is now called the Lost Notebook, is, according to everyone who has read it, one of the most original pieces of mathematics. For example, रामानुजन mach theta functions के बारे में लिखते हैं। I am extremely sorry for not writing you a single letter up to now. I have discovered very interesting functions recently, which I call mach theta functions. Unlike the false theta functions, they enter into mathematics as beautifully
as the ordinary theta functions. हार्डी इस लेटर को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि एक कमजोर आदमी जो इंडिया में अभी बिस्तर में लेटा हुआ है, वो ऐसे फॉर्मूलाज कैसे लिख पाता है जो कैम्ब्रिज के मैथमेटिशियंस भी समझ नहीं पाते। रामानुजन की दुनिया अब बस कुछ कमरों में ही सीमित है। उनके फ्रेंड्स उनसे बहुत रेयरली मिलने के लिए आते हैं, पर मैथ्स उनको इंटरेस्टेड रखती है। 26 अप्रैल 1920 को श्रीनिवासन रामानुजन 32 साल की उम्र में स्वर्गवासी हो जाते हैं। पर इस छोटी सी उम्र में उन्होंने एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करी जिसके बारे में इंडियन मैथमेटिशियन सोच भी नहीं सकते थे। I have just heard from India that Ramanujan is dead. It is a great shock to me, for I thought before he went back that he had begun to turn the corner. After all, he was a most extraordinary genius, of whom even Trinity may be justly proud. रामानुजन को नदी के पास क्रिमेट करा जाता है और उनकी अस्थियां उस मंदिर में लेकर जाई जाती हैं जहां वो देवी माँ है जो उनकी माँ के सपनों में आती थी। हार्डी अगले 26 साल तक जीवित रहते हैं और वो उस इंडियन जीनियस को कभी नहीं भूलते जो उनके वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स रहे। 1940 अ मैथमेटिशियंस अपॉलजी के एसे में वो लिखते हैं, I still say to myself when I am depressed and find myself forced to listen to pompous and tiresome people, well, I have done one thing you could never have done, and that is to have collaborated with both Littlewood and Ramanujan on something like equal terms. कई मैथमेटिशियंस रामानुजन की नोटबुक्स को पढ़ते हैं, 3 जो उन्होंने इंडिया में लिखी थी और 4 जो उनके देहांत के बाद लोगों को मिली। आज उनका कंट्रीब्यूशन नंबर थ्योरी से लेकर ब्लैक होल फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी से लेकर कैंसर रिसर्च में पाया जाता है। पर रामानुजन की कहानी बस मैथमेटिक्स के बारे में नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कई साल बाद अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, रामानुजन की छोटी सी जिंदगी दरअसल भारत की हालत का आईना है। हमारे करोड़ों लोगों में कितनों को पढ़ाई का मौका मिलता है। अगर इन्हें अच्छी जिंदगी, खाना और सीखने का अवसर मिले तो न जाने कितने वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक और कलाकार इस देश से निकले जो एक नया भारत और एक नई दुनिया बना सकते हैं। हार्डी ने ऐसे ही आदमी को डिस्कवर किया था रामानुजन में। जिस तरह रामानुजन ने अपने टाइम के साइंटिस्ट को इंस्पायर किया, होपफुली 100 साल बाद भी वो हमारे देश में साइंटिस्ट को इंस्पायर करेंगे। क्योंकि अगर हमारा देश रामानुजन जैसे हीरो को फूड, एजुकेशन और इंकरेजमेंट देगा तो इस देश में और कई जीनियसेस पाए जाएंगे। तो पता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी हम लोगों ने इनके बारे में वीडियो देखी थी, लेकिन आज काफ़ी डिटेल में वीडियो देखी है। और जहाँ तक मैथ्स को लेकर बात है, मुझे तो मैथ्स इतना डिफ़िकल्ट लगता है कि मैं कभी भी ये सोचती हूँ कि जितनी भी इक्वेशंस होती हैं मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आती और ना ही मुझे इनके बारे में इतना नॉलेज है। अच्छा, वैसे मैंने जो है, मुझे नहीं याद कि इनके बारे में पहले कब वीडियो जो है वो देखी है, लेकिन हाँ मुझे शकुंतला देवी जो हैं वो याद आ रही थी बीच में वीडियो जो है वो देखते हुए, क्योंकि उनके बारे में भी हमने सुना है कि उन्हें जो है वो, बल्कि वीडियो भी देखी थी और मूवी भी उन पर मैंने देखी है कि उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर का जो है वो उस टाइम पर जो है वो नाम दिया गया था कि वो बहुत तेज़ी से जो है जो डिजिट्स से उनको प्रोसेस करती थी। लेकिन ये जो है उनसे भी एक नेक्स्ट लेवल पे आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह उनके ऊपर ब्लेसिंग्स थी और जिस तरह वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे थे। वैसे वीडियो देखते हुए ना मुझे लग रहा था कि भाई बच्चों के पास इस तरह की ऑप्शन स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए कि भाई जिस सब्जेक्ट में वो अच्छे हैं उनको उसी की स्टडी जो है वो करवाई जाए, बाकी जो है वो एक साइड पर जो है वो कर देने चाहिए। हाँ, विद टाइम इंटरेस्ट हो तो वो सब्जेक्ट जो है वो ऐड कर लें, उनकी ज़रूरत हो तो वो ऐड कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरेस्ट के मुताबिक आज के टाइम में, चले वो तो टाइम बहुत पहले का था, लेकिन अगर आज के टाइम में बात करना तो मेरा ख्याल है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है होनी चाहिए कि बजाय इसके सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स है ना वही पढ़ाने चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि अगर हम लोग ऐसे लोगों की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होते हैं, उसको आप कह लो कि उस कार्य को पूरे करने में, मैंने यूजुअली देखा उन लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती। मतलब अभी जैसे हम देखें कि उन्होंने जिस तरह से अपना टाइम जो है वो पूरा उस मैथ्स को समर्पित कर दिया तो लेकिन जैसे फिर उनको एक प्रॉब्लम भी आई, तो पास में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको आप इस तरह से देखते हो। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि भाई आप में से किसी को मैथ्स पसंद है। मुझे तो नहीं समझ आता, मैं ऐसे बोलूँ थोड़ा बहुत ही समझ आता, ज़्यादा नहीं आता,
हो सकता है कोई अच्छा समझाने वाला मिले तो मुझे समझ आना शुरू हो जाए, बट इतना कोई इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा बचपन में। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब बाय।